तो हम लोग बात कर रहे थे संविधान के विकास की, और हम देख रहे थे कि संविधान के विकास की कहानी क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक विकास का इतिहास। तो इस क्रम में हम लोग बात कर चुके थे 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1942 के क्रिप्स मिशन तक, अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब हम लोग देखे थे और उसके बाद से हम लोग कहानी शुरू किए थे और धीरे धीरे इस कहानी को आगे बढ़ा करके देखे थे हम लोग कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत में आएगा तो क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान किया गया। तो देखिए, आपको समझना ये होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो प्रावधान आया था, एक तो आपका काम ये है कि यह समझिए कि इस एक्ट के माध्यम से कैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, और दूसरा मुद्दा ये होगा कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें दिए गए प्रावधान को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और लर्न करके ही एग्जाम में जाएंगे। तो देखिए, इस क्रम में हम लोग बात कर चुके हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आगे की, और जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि 1919 में जब मार्लिन मिंटो सुधार आता है तो मार्लिन मिंटो सुधार के माध्यम से देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा सांप्रदायिकता को फैलाने की राजनीति शुरू कर दी जाती है, और इसी को कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत हो जाता है भारत में सांप्रदायिकता। इसीलिए इस मिशन को ही सांप्रदायिकता के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है यहीं से सांप्रदायिकता भारत में फैल गई। फिर देखेंगे कि 1919 में भी वही कहानी दोहराई जाती है और सांप्रदायिकता को और विस्तारित कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं अन्य समुदायों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात शुरू कर दी जाती है। यहाँ तक आप जब देख लेंगे तो देखेंगे कि भारतीयों के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है, और आंदोलन आपको देखने को मिलता है 1927 में जब भारत में क्रिप्स मिशन आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 1927 में एक क्रिप्स मिशन भारत आता है, जिसमें ढेर सारे अंग्रेज होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं होता है, सारे के सारे कौन होते हैं, सारे के सारे अंग्रेज होते हैं। इसलिए इसे श्वेत मिशन के नाम से भी कहा जाता है कि ये क्या था, श्वेत आयोग था, और श्वेत आयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करने की बात हो रही है। वहीं देखेंगे कि अंग्रेज जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से यह कहने की कोशिश करते हैं कि आप लोग खुद संविधान बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ो और खुद कहीं ना कहीं संविधान का एक प्रारूप तैयार करके हमें दो। लेकिन देखेंगे कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट होता है कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि भारत में जो रोष उत्पन्न होता ही है, उसको शांत करने के लिए अंग्रेज कई गोलमेज सम्मेलन करवाते हैं ब्रिटेन में। तो 2-3 गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से भी भारतीय संविधान के विकास की या कह सकते हैं भारतीय संविधान के प्रारूप पे चर्चा की जाती है। तो 1928 के बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन देखते हैं असफल होगा तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भी आप देखेंगे कि भारतीयों को शांत कराने की नीति लाई जाती है, ये भी असफल हो जाता है। तो देखते हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से भी भारतीयों को कहीं ना कहीं शांत कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भारतीय इन प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं। और देखते हैं कि भारतीयों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हो जाएगा तो अंग्रेज तो एक तरफ युद्ध में उलझे हुए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और दूसरी तरफ भारत छोड़ो आंदोलन भारत में क्या है, अपने चरम पे है। ऐसे में अंग्रेज बुरी तरह से फंसे हुए थे। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में खत्म हो गया, और 1945 में ही ब्रिटेन में क्या होगा, चुनाव होगा। और जब ब्रिटेन में चुनाव होगा तो वहां पे लेबर पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री बनेंगे क्लेमेंट एटली। एटली साहब एक उदारवादी पार्टी के नेता थे और लेबर पार्टी को उदार पार्टी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है भारतीयों को कि एटली साहब भारतीयों के बारे में अच्छा सोचेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एटली साहब ने कहा कि भारतीयों को आज़ाद होने का क्या है, पूरा हक है, और उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 14 मार्च 1946 को भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा, और यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा।
जब ये कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचेगा तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीयों को आज़ाद कराने का तथा भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात कहेगी। और कहा जाएगा कि सबसे पहले तो एक काम करिए, आप लोग की प्रांतों में से, मान लीजिए भारत है, अब यहाँ मान लीजिए बम्बई प्रांत है, तो बोले प्रांतों में चुनाव कराइए, और प्रांतों में चुनाव करा के अंतरिम सरकार की गठन की बात इन्होंने कही। तो अंतरिम सरकार की जब गठन होगी और प्रांतों में विधानसभा सदस्यों का चुनाव होगा, तो अगर इस प्रांत को देखें तो देखेंगे कि इसमें चुनाव होगा विधानसभा का। अब विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के सदस्य जो होंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इनका चुनाव हो गया प्रत्यक्ष जनता के द्वारा और इनका चुनाव हो जाएगा अप्रत्यक्ष। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो संविधान सभा के सदस्यों को चुन करके भेजेंगे। और उसमें कहा गया कि एक तो होगा कि जो समुदाय होगा वो अपने समुदाय को ही क्या करेगा, चुन करके भेजेगा। तो उसमें भी देखा गया कि उस समय के जो समुदाय थे, तो देखा गया कि कुछ तो सामान्य रहेंगे और कुछ रहेंगे मुस्लिम और कुछ रहेंगे सिख। तो इसमें भी बांट करके कहीं ना कहीं संविधान सभा के निर्माण करने की बात कही जा रही है। और इस तरह से देखेंगे तो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से देखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट निर्धारित किया जाएगा और 10 लाख की जनसंख्या पे जो सीट होगा उसके माध्यम से एक सदस्य चुन करके जाएगा। तो इसके हिसाब से देखेंगे कि तत्काल में 389 सदस्य निकल करके सामने आ रहे थे। और कहा गया कि इन 389 सदस्यों को कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत तथा चीफ कमिश्नरी के माध्यम से संविधान सभा में भेजा जाएगा। अब देखिए 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुनना है और उस समय की जनसंख्या के हिसाब से 389 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। उसको ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी के माध्यम से भेज करके संविधान सभा का गठन करना था। तो देखेंगे कि ब्रिटिश प्रांत से कुल 292 सदस्य, देसी रियासत से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्यों को चुन करके संविधान सभा में भेजा जाना तय हुआ। अब जब ये चुनाव होगा तो उसमें आप देखेंगे कि कहाँ से कौन सदस्य चुन करके गया और देखेंगे कि संविधान सभा की बैठक कब होगी। और उसमें देखेंगे संविधान सभा की जब बैठक होगी तो अध्यक्षता पहले कौन करेंगे, फिर दोबारा जब बैठक होगी तो कौन अध्यक्षता करेंगे और कौन उपाध्यक्ष होंगे, संविधान सभा की कितनी बैठकें होंगी, संविधान सभा में कौन देसी रियासत भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया थी क्या संविधान सभा को लेकर। और देखेंगे कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान कितना था और क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे विभिन्न संवैधानिक पहलुओं का और जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा में जब बहस हो रहा था तो किन किन मुद्दों पे हो रहा था और कैसे संविधान सभा ने एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं कि बहुत बड़े भूभाग के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें सभी समुदाय, सभी वर्ग का हित जो है समाहित था और सभी लोगों ने इसे स्वेच्छा से क्या किया, स्वीकार किया। और यह कहीं ना कहीं एक ग्रंथ के रूप में भारतीयों के सामने लाया गया जिसके माध्यम से भारत में प्रशासन करने की व्यवस्था स्थापित की गई ताकि किसी को भी कहीं से भी कोई तकलीफ ना हो और भारत के लोग जो हैं प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ सकें और संविधान का आदर करें और सरकार के प्रति क्या हों, बिल्कुल जिम्मेदार बने रहें और सरकार बनाने के लिए तत्पर रहें और हर 5 वर्ष पे चुनाव करके सरकार को बदलने के लिए या कह सकते हैं सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए ये जो जनता है भारत की वो क्या हो जाए, तत्पर हो जाए और खुशहाल और समृद्ध देश का क्या करे, निर्माण करे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला वीडियो जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की और देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से कैसे संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और उन चर्चाओं पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।